ओके, तो सबसे पहले हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में समझेंगे, नोड जेएस और बाकी बैकएंड टेक्नोलॉजीज के बारे में जानने से पहले हमें क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को अच्छे से समझ लेना चाहिए, क्योंकि दिस इज वेरी फंडामेंटल टॉपिक इन बैकएंड प्रोग्रामिंग। तो व्हाट इज क्लाइंट? जो भी हमारा ब्राउजर है या कोई भी एप्लीकेशन हम यूज करते हैं, जैसे यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, जब भी हम किसी डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारा डेटाबेस में होता है या बैकएंड पे होता है, तो जिस भी यूआई एप्लीकेशन से हम उसे एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, उसे बोलते हैं क्लाइंट। क्लाइंट कुछ भी हो सकता है, जो भी डेटा रिक्वेस्ट करने की रिक्वेस्ट कर रहा है या डेटा एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, वो क्लाइंट है बेसिकली। ठीक है, क्लाइंट का सबसे प्राइमरी एग्जांपल है ये। अब सर्वर क्या है? मशीन और सॉफ्टवेयर दैट प्रोसेस क्लाइंट रिक्वेस्ट इन सेंड रिस्पॉन्स। जो भी मशीन क्लाइंट के रिक्वेस्ट प्रोसेस करती है और रिस्पॉन्स सेंड करती है, सर्वर कैसे है? सर्वर आपको पता ही होगा क्या होता है, बड़ी बड़ी रैक्स के अंदर इंस्टाग्राम, फेसबुक, एडब्ल्यूएस, जिनके सर्वर होते हैं जो रिस्पॉन्स सेंड करते हैं क्लाइंट को। ठीक है, उसके बाद नेटवर्क प्रोटोकॉल। अब डेटा ट्रांसफर हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में, तो वी विल रिक्वायर सम काइंड ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल टू टू कॉन्फ़िगर कि क्या किस टाइप से डेटा ट्रांसफर हो रहा है, किस फॉर्मेट में डेटा ट्रांसफर हो रहा है। तो उसके लिए हमें नेटवर्किंग प्रोटोकॉल का अलग अलग नेटवर्किंग प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। में अलग अलग मॉडल है, वाईफाई मॉडल, टीसीपी मॉडल एंड ऑल, बट वी विल नॉट गोइंग टू deep deep in it. Like we will consider today's class is very basic. सबसे पहले क्लाइंट के अंदर अलग अलग टाइप का आर्किटेक्चर है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर सबसे पहले टू टायर आर्किटेक्चर, डायरेक्टली जिसमें क्लाइंट जो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है हमारे सर्वर से। थ्री टायर आर्किटेक्चर के अंदर एक एप्लीकेशन सर्वर पे आता है, मिडिलवेयर जैसे हम कहते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, जब भी हम एसक्यूएल है, जैसे हमारा माई एसक्यूएल है, कोई भी डेटाबेस है, मान लो हमने डेटाबेस डिप्लॉय कर दिया, so if you are making direct queries to the database without any middleware application like Express.js or all, so इसको हम क्या करेंगे, टू टायर एप्लीकेशन, क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट जो यूजर जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है डेटाबेस के सर्वर के ऊपर। ठीक है, मल्टी टायर आर्किटेक्चर के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम कैशिंग, सिक्योरिटी और लोड बैलेंसिंग ये सब ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक एप्लीकेशन बनी जिसके अंदर हमारा फ्रंट एंड रिएक्ट के अंदर है, बैक एंड एक्सप्रेस नोड के अंदर है, और डेटाबेस हमारा कुछ भी हो सकता है, पोस्टग्रेस, मायस्क्यूएल। हम डेटा को एक्सेस करने के लिए जो एक्सप्रेस जेएस और नोड जिस हमें कैशिंग, सिक्योरिटी और लोड बैलेंसिंग प्रोवाइड करेगा। कैशिंग क्या होती है? किसी भी डेटा को जो मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा उसको फास्टली एक्सेस कर पाए, इसे कैशिंग कहते हैं। हाँ, सिक्योरिटी बताइए आपको, सिक्योरिटी का ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन ऐड करना एप्लीकेशन के अंदर। एंड द लोड बैलेंसिंग, व्हाट इज लोड बैलेंसिंग? कि जो भी हमारा डेटाबेस है या मेन रिसोर्स है, उसको एक्सेस हम मतलब बाय अ प्रॉपर टेक्निक एक्सेस करें हम। जैसे कि एक डेटा को मल्टीपल लोग एक साथ एक्सेस करने की कोशिश ना करें, बाय रिड्यूसिंग द लोड ऑन पर्टिकुलर डेटाबेस और पर्टिकुलर सर्विस, वी कैन इंश्योर द लोड बैलेंसिंग इन आवर एप्लीकेशन। उसके बाद नेटवर्क प्रोटोकॉल है, जो अलग अलग टाइप के नेटवर्क प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को स्टैब्लिश करने के लिए। सबसे पहले हमारा आता है एचटीटीपी प्रोटोकॉल। एचटीटीपी प्रोटोकॉल क्या आता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इसमें अगर हम इस प्रोटोकॉल के लिए एसएसएल सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो सिक्योर हो जाता है। तो सबसे पहले हम बेसिक एचटीटीपी प्रोटोकॉल को समझेंगे। तो एचटीटीपी प्रोटोकॉल क्या करता है? जब भी हम डेटा सेंड करते हैं, क्लाइंट जब भी डेटा सेंड करता है सर्वर को, तो इंक्रिप्शन और डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये एचटीटीपीएस है। और जो नॉर्मल एचटीटीपी प्रोटोकॉल है वो क्या करता है? क्लाइंट से डेटा लेता है और सर्वर तक पहुंचाता है। ये मतलब एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, सिंपल सा ना। जैसे जब भी हम डेटा जेसन की फॉर्मेट में या किसी भी फॉर्मेट में सेंड करते हैं फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर, तो एचटीटीपी वहाँ काम में आता है। फाइल ट्रांसफरिंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू ट्रांसफर लार्ज चंक ऑफ फाइल्स whenever there is big data we have to transfer through one client to like client to server, then we will going to use the FTP protocol. ठीक है, TCP IP is like very network protocol है ये भी सही का, और UDP भी। ठीक है, अब इसके अंदर हम सबसे पहले समझते हैं डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेम सर्वर, डोमेन नेम सिस्टम। तो डीएनएस क्या करता है कि आपने देखा होगा www.google.com, ठीक है, तो ये डोमेन नेम है बेसिकली। अब हर डोमेन से एक आईपी एड्रेस मैप होता है। ठीक है, जैसे मैप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ आपने कि फॉर ईच पर्टिकुलर की देयर इज अ वैल्यू। ठीक है, तो डीएनएस के अंदर भी हर जो भी हमारा डोमेन नेम है, या कुछ भी डोमेन नेम हम इंटरनेट पर जो भी अवेलेबल होता है, डोमेन नेम अगर किसी ने यूनिक होता है, सबसे पहली बात तो डोमेन नेम का यूनिक होना जरूरी है।
और हर डोमेन नेम से एक आईपी एड्रेस मैप होता है। तो जैसे www.google.com है, तो ये क्या है, ये एक डोमेन नेम है। अब जैसे हर कंप्यूटर के अंदर एक प्राइवेट आईपी होता है, पब्लिक आईपी होता है, स्टैटिक आईपी होता है। तो प्राइवेट आईपी जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर चीजें एक्सेस करने के काम में आता है, ठीक है। पब्लिक आईपी, हमारा आईपी एड्रेस को पब्लिक कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं कि हमारा कंप्यूटर जो है वो एसएसएच प्रोटोकॉल के थ्रू दूसरा डेटा भी एक्सेस कर, दूसरे लोग भी उस डेटा को एक्सेस कर सके बाय मेकिंग अ रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ऐसे अपने पब्लिक ये होता है हमारा पब्लिक आईपी। और उसके बाद हम डोमेन नेम के अंदर थोड़ा डीप डिग करते हैं। और डोमेन नेम जो है बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ नहीं, जैसे आपका सिंपल कोई भी वेबसाइट होगी, ठीक है। वेबसाइट के अंदर आपने देखा होगा ऊपर हम यूआरएल लिखते हैं, www.google.com। तो जब भी यूजर इस वेबसाइट को एक्सेस करेगा, जब भी यूजर इस वेबसाइट को एक्सेस करेगा, अब ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने एक नाम लिख दिया google.com एंड जो भी हम गूगल का डायरेक्ट जो भी हम वेबसाइट या सर्च इंजन है, कोई भी एप्लीकेशन है जिसका हमने डायरेक्ट नाम लिख दिया हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। तो होता क्या है कि जो सर्वर होता है हमारा, जो हमारा सर्वर होता है, हर सर्वर का एक स्टैटिक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। आईपी एड्रेस होता है, अपना आईपी एड्रेस पता ही होगा आपको क्या होता है आईपी एड्रेस, कि जैसे इंफॉर्मेशन 2551, या जैसे आप एक कंप्यूटर का आईपी और फिर रन करोगे कमांड पे दिख जाएगा आपको कि इस फॉर्मेट में होता है आईपी एड्रेस, ठीक है। तो जब भी आपको इस आईपी एड्रेस होता है, तो जब भी हम किसी एप्लीकेशन को होस्ट करते हैं हमारे सर्वर के ऊपर, तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि इस आईपी एड्रेस पे रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। इस आईपी तो हमारा डोमेन नेम सर्वर क्या करता है कि इस आईपी एड्रेस को मैप कर देता है इस जो ये डोमेन नेम है इसके साथ। तो अगर हम डायरेक्टली इस आईपी एड्रेस पे भी रिक्वेस्ट करें, यानी कि अगर मैं google.com पे अगर www.168.12.11.com पे या 11 पे भी एक्सेस करने की कोशिश करूँ किसी भी, तो वो एक्सेस हो जाएगा। तो दिस विल लुक वेरी अगली एंड सिक्योरिटी रीजन हम क्या करते हैं डोमेन नेम सर्वर को यूज करते हैं, ठीक है। ये एक तरीके से इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है हमारी एप्लीकेशन को। और उसके बाद हम पढ़ते हैं अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं अलग अलग डेटा ट्रांसफर के लिए। एसएमटीपी प्रोटोकॉल इज वेरी कॉमन प्रोटोकॉल। और मेल सर्विसेज जब भी हम ऑथेंटिकेशन करते हैं तो किसी भी तरीके का ओटीपी रिस्पॉन्स आता है वो सब एसएमटीपी प्रोटोकॉल से आता है। एंड नाउ वेब सॉकेट, व्हाट इज वेब सॉकेट? सो देखिए एचटीटीपी प्रोटोकॉल जो होता है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी ये है कि फास्ट रीलोड प्रोवाइड नहीं करता एचटीटीपी प्रोटोकॉल। यानी कि हमने डेटा ट्रांसफर करा फ्रॉम लाइक वन वेब एप्लीकेशन टू अनदर एप्लीकेशन, so you have to reload that application to get access to real time data. But if you want to like in WhatsApp usually we chat using WhatsApp, तो उसमें क्या होता है जब भी हम किसी का मैसेज आता है तो हमें WhatsApp को रिलोड नहीं करना पड़ता है। जब भी हम इवन इफ यू आर यूजिंग WhatsApp वेब, तब भी हमें रिलोड नहीं करना पड़ता है। लेकिन आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि आप फॉर्म सबमिट करते हैं फिर आपको रिलोड करना पड़ता है, देन फॉर्म सबमिट होता है या फिर तभी आपकी प्रोसेस आगे बढ़ती है। तो वेब सॉकेट क्या है सोल्यूशन है इसका कि बाय ये तो सबसे पहली बात तो इसमें जो क्लाइंट और सर्वर इसके बीच में जो टू वे कम्युनिकेशन होती है बाय डायरेक्शन, यानी क्लाइंट सर्वर, क्लाइंट भी डेटा दे सकता है और ये सर्वर सर्वर भी डेटा सेंड कर सकता है क्लाइंट को, क्लाइंट भी सर्वर को डेटा सेंड कर सकता है। तो वेब सॉकेट का सबसे बड़ा फीचर ये है कि इसमें टू वे कम्युनिकेशन होती है, बाय डायरेक्शनल प्रोटोकॉल है ये। एंड MQTT इज अ मैसेज टू टेलीमेनी ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये IoT एप्लीकेशन में यूज होता है। ये सिमिलर वेरी सिमिलर टू HTTP प्रोटोकॉल बट इट इज वेरी लाइट वेट। So that's why it is used in IoT application which are not so much data intensive application। सबसे पहले बेसिक ये है इसका, ठीक है। अब हाउ इंटरनेट वर्क, सबसे पहले हम बैकएंड में डीप डिग करने से पहले हमें समझना पड़ेगा इंटरनेट एक्चुअली वर्क कैसे करता है। तो इंटरनेट इज नथिंग बट द all the computer across the world interconnected to each other and they are sending and receiving data from one computer to another computer. That is the very basic definition of internet. So how it is possible to transfer data from one computer to another, like simple basic कंप्यूटर नेटवर्क से इसके अंदर की डिफरेंट डिफरेंट लेयर है डेटा ट्रांसफर की। सबसे पहले फिजिकल लेयर आती है हमारे सामने जो क्या करती है, जैसे आपका डोमेन सर ये हो गया इंटरनेट प्रोवाइडर हो गए, एयरटेल हो गया, जियो हो गया, ये सब क्या करते हैं आपको डेटा प्रोवाइड करते हैं। तो ये फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं यूजर को कि डायरेक्टली जो डेटा इंटरनेट है एक्सेस कर पाए, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल लेयर है, लेकिन उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर आती है जो जिससे हम डाटा इंटरेक्ट करते हैं वो है नेट अपने एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर क्या करती है
कि यूजर थ्रू अ कंप्यूटर एप्लीकेशन लाइक from a web application transfer data. You are basically using WhatsApp. So what is WhatsApp? सिंपली व्हाट्सएप क्या मतलब आर्किटेक्चर क्या है व्हाट्सएप का? सिंपल आर्किटेक्चर है कि ये व्हाट्सएप है, ठीक है, ये आप हो, ठीक है, तो ये आपका दोस्त है, ठीक है। अब ठीक है, ये आपका दोस्त है। अब जो भी आप डेटा यहाँ से आपने चैट लिखी वो तक पहुंच कैसे रही है? तो सिंपल है। सबसे पहले व्हाट्सएप का एक सर्वर है, ठीक है, व्हाट्सएप का एक सर्वर है। आपने क्या करा? आपने यहाँ से एक मैसेज लिखा, ठीक है, वो एचटीटीपी प्रोटोकॉल या वेब सॉकेट के थ्रू सर्वर पे स्टोर हुआ डेटाबेस के अंदर, ठीक है, सर्वर के अंदर स्टोर हुआ डेटाबेस के अंदर। फिर क्या करा आपने डेटाबेस ने? और आपने क्या करा? इसको सेंड करा था, ठीक है, तो सर्वर ने क्या करा? इसे आपके फ्रेंड को वो मैसेज सेंड कर दिया और एप्लीकेशन लेयर मतलब एप्लीकेशन पे व्हाट्सएप के एप्लीकेशन पे आपने आपके जो दोस्त हैं उसने वो मैसेज एक्सेस कर लिया। सिंपल है, इसका बहुत ही सिंपल फंडा है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं, तो ये जो है ये बेसिक फीचर है। मतलब बैकएंड में हम ये सीखेंगे कि यूजर से डेटा ले कैसे और इसको दूसरे यूजर तक कैसे पहुंचाए। बेसिक पर्पस ही बैकएंड प्रोग्रामिंग नोड जेएस का कि हम एक यूजर से डेटा लेके उसको दूसरे यूजर तक कैसे पहुंचाएं। ये तो सारे जो भी एप्लीकेशन लॉजिक रहेगा वो हम लिखेंगे, ठीक है। और ये जो सर्वर है ये भी कुछ मतलब मैजिकल चीज नहीं है, ये भी एक अलग ही कंप्यूटर है सिंपल सा। आप कहीं भी सर्वर रन कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में भी सर्वर रन कर सकते हैं आसानी से। तो ये बेसिक फीचर है, ठीक है। अब ये होता कैसे है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस जो होता है वो हर कंप्यूटर का यूनिक एड्रेस होता है, जिसको हम इंटरनेट से कनेक्ट जब भी हम इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो हमारे काम आता है एक यूनिक आईडी पे मैसेज पहुंचाने के लिए, वहां से रिसीव करने के लिए, ठीक है। डोमेन नेम सर्वर हमने अभी देख लिया कि ये आपका कंप्यूटर है और डायरेक्टली रॉ कोई आईपी एड्रेस एक्सेस नहीं करे आपके सर्वर, जो सर्वर का आईपी एड्रेस है। तो उसको फॉर सिक्योरिटी रीजन एंड फॉर लाइक एन्क्रिप्शन वी यूज डोमेन नेम सर्वर्स एंड पैकेट्स एंड राउटिंग। ये नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली हमने अभी बहुत हाई साइड में देखा कि आप यूजर को सर्वर डेटा सेंड करेंगे तो सर्वर को जाएगा, फिर वहां से आपका फ्रेंड रिसीव करेगा। बट इसके पीछे पूरा एक मतलब नेट कंप्यूटर नेटवर्क के कॉन्सेप्ट है सारे के सारे, मतलब बहुत डीप डिग करना पड़ेगा उसमें। तो लेट्स स्किप फॉर नाउ। Internet service provider nothing but like your Jio, Airtel and all that provide you internet services, and these are different protocols through which the data get transferred across various users, ठीक है। डेटा ट्रांसमिशन इज नथिंग बट लाइक ऑप्टिकल फाइबर से आपका डेटा ट्रांसफर होता है, सिंपल ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपको पता ही है ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है, डेटा कैसे ट्रांसफर होता है ऑप्टिकल फाइबर से इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स, ठीक है। अब एग्जांपल लेता हूँ आपको कुछ। सबसे पहला एग्जांपल है एप्लीकेशन का गूगल ईमेल का, जीमेल, क्लाउड का, गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स एंड ऑल। अब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का एडवांटेज क्या है? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा एडवांटेज है सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। यानी कि जो भी क्लाइंट है, जो भी सर्वर है, कोई मेनली जो सर्वर होते हैं वो कोई ना कोई जो सर्वर होते हैं वो कोई ना कोई सिंगल एंटिटी ओन कर रहा होता है। यूजुअली आपने देखा होगा कि मैंने ये डेटा सेंटर होते हैं बड़े बड़े लाइक AWS, GCP, Cloud, Azure and all, they are owned by the Google, Microsoft and Amazon Web Services. So these are big very prominent cloud service providers। तो ये हमें क्लाउड में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट होता है, स्केलेबल होते हैं। आप अगर आपके सर्वर बढ़ाते जाओगे वन बाय वन तो क्या होगा? जैसे जैसे आप सर्वर बढ़ाते जाओगे तो आपका जो एप्लीकेशन है वो ऑप्टिमाइज हो जाएगी, क्योंकि सर्वर का काम क्या होता है? डेटा एक पॉइंट से चलना दूसरे पॉइंट पे फेंकना, ठीक है। अब अगर सर्वर इंक्रीज कर दोगे तो डेटा वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ट्रांसफर डेटा विल बिकम इजी, ठीक है। सिक्योरिटी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम है तो मैनेज करना आसान होता है। रिसोर्स शेयरिंग बढ़ जाती है। देखा होगा क्लाउड में आपने जब से वर्चुअलाइजेशन आया क्लाउड के अंदर, वर्चुअलाइजेशन इज नथिंग बट कि आप एक सीपीयू के रिसोर्सेज को मल्टीपल लाइक छोटे छोटे चंक्स पे तोड़ के अलग अलग लोगों को रेंट कर सकते हैं यूज करने के लिए। सिंपल क्लाउड का मतलब ये होता मतलब लाइक बेसिक मीनिंग ऑफ वर्चुअलाइजेशन ये होता है, ठीक है। अब डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आपका सर्वर एक सर्वर क्रैश होता है तो आपकी पूरी एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी। एंड हाई कॉस्ट सर लाइक सर्वर स्टेब्लिश करना इतना आसान नहीं है। लाइक आपको जीपीयू चाहिए, आपको रैम चाहिए, आपको स्टोरेज चाहिए, आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, आपको पूरा नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो ये मुश्किल है थोड़ा, ठीक है।